IQ का येस कंपोज योर ड्रीम। हेलो दोस्तों, क्विक आईएएस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज के करंट अफेयर में हम लोग क्लास 12 को देखेंगे। करंट अफेयर की जो 70 बीपीएससी और यूपीपीसीएस दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और आज की वीडियो में हम लोग 3 नए कानून को देखेंगे। जो 3 नए कानून बनाए गए हैं वो कैसे बने हैं, उनका जो है कौन कौन से प्रावधान चेंज हुए हैं, क्या नया प्रावधान जोड़ा गया है, हमें इनके बारे में डिटेल में देखना है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस तरह क्लास आपको लगातार मिलती रहे। हम लोग शुरू करते हैं सीधे लेसन की ओर। हम बात करेंगे भारत में 3 नए आपराधिक कानून के बारे में बात करेंगे कि वो कैसे बनाए गए हैं, उनके नाम क्या चेंज हो गए हैं, क्या बदलाव हुआ है, हम डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले गृह मंत्रालय ने 2020 में आपराधिक कानून की 3 संहिताओं की समीक्षा के लिए राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय दिल्ली के पूर्व कुलपति प्रोफेसर रणबीर सिंह की अध्यक्षता में एक समिति गठित की थी। तो जो 3 नए कानून बनाए गए हैं वो किस समिति के सिफारिश पर बनाए गए हैं, पहला क्वेश्चन आपसे यही पूछा जाएगा। तो गृह मंत्रालय ने 2020 में प्रोफेसर रणबीर सिंह की अध्यक्षता में एक समिति बनाई थी और इसी समिति की अनुशंसा पर ही ये तीनों कानून चेंज हुए हैं, तीनों कानून बनाए गए हैं पूरी तरह से। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो आपसे पूछा जाएगा कि वो कौन सी समिति की सिफारिश पर हुआ है, तो प्रोफेसर रणबीर सिंह समिति की सिफारिश पर। यह बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हम लोग। जो ये 3 नए कानून बनाए गए हैं उनके नाम क्या हैं, तो भारतीय न्याय संहिता। तो भारतीय न्याय संहिता का ट्रांसलेशन नहीं किया गया है, इसको हिंदी में भी वैसे लिखेंगे, अंग्रेजी में भी वैसे लिखेंगे। तो भारतीय न्याय संहिता का शॉर्ट फॉर्म है BNS। बी का मतलब भारतीय, एन का मतलब न्याय और एस का मतलब संहिता। यह 2023 में बनाया गया। तो BNS का जो है ये किसका स्थान लिया है, तो याद रखना इसने लिया है भारतीय दंड संहिता 1860 का स्थान लिया है। तो भारतीय दंड संहिता के स्थान पर अब जो नया कानून बनाया गया है वो आपका हो जाएगा BNS हो जाएगा। IPC की जगह पर BNS होगा। तो ये बात याद रखिएगा। तो IPC का फुल फॉर्म क्या था, इंडियन पैनल कोड था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर भारतीय न्याय संहिता का फुल फॉर्म मतलब शॉर्ट फॉर्म में क्या कहेंगे, तो उसको कहेंगे BNS कहेंगे। इसका अंग्रेजी ट्रांसलेशन नहीं किया गया, ये 2023 है। तो इसका जो है किसका स्थान लिया है, IPC का स्थान लिया है, पहला याद रखिएगा। दूसरा जो कानून बनाया गया है वो आपका है, उसका नाम है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता को भी अंग्रेजी ट्रांसलेशन नहीं किया गया है। यहाँ भारतीय का मतलब क्या हो जाएगा B, नागरिक का मतलब N, सुरक्षा का मतलब यहाँ पर S और यहाँ पर संहिता का मतलब S। तो इसको हम क्या कहेंगे शॉर्ट फॉर्म में BNSS, ठीक है। तो BNS जो है किसका स्थान लिया है, BNSS ने ये लिया है दंड प्रक्रिया संहिता, इसको हम कहते हैं CRPC। ये 1973 का स्थान लिया है, ठीक है। तो याद रखना CRPC का फुल फॉर्म क्या है, तो इसका फुल फॉर्म है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कहते हैं, ठीक है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। अब यहाँ ध्यान देना है हमें, जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि कौन सा कानून क्या बदला है, ये भी आपसे पूछा जाएगा। जो तीसरा कानून है वो भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 है। और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 का जो नया बनाया गया है ये किसका स्थान लिया है, तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 का स्थान किसने ले लिया है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 लिया है। अब आपको यहाँ बहुत सिंपल समझना है कि भारतीय न्याय संहिता किसके स्थान पे आया है, भारतीय दंड संहिता के स्थान पे, IPC के स्थान पे। ये कब था, 1860 में, अब 2023 हो गया। दूसरा है जो आपका भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, जो है इसे हम कहते हैं BNSS कहते हैं, 2023। ये दंड प्रक्रिया संहिता CRPC का स्थान लेगा, जो 1973 में बनाया गया था। और तीसरा है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, ये भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 का स्थान लेगा। तो तीनों कानून अलग अलग हैं, तीनों को हमें यहाँ समझना है। यहाँ तीनों की अंग्रेजी को ट्रांसलेशन नहीं किया गया है, ये बात याद रखेगा। ये जो तीनों कानून हैं ये कब लागू किए गए, डेट याद रखिएगा, 1 जुलाई 2024 को ये लागू कर दिया गया है। ये डेट आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा, 1 जुलाई 2024 से ये तीनों कानून लागू हो गए हैं और इन तीनों कानून को हटा दिया गया है, ठीक है। अब याद रखिएगा जो सबसे महत्वपूर्ण यह है कि जो भारतीय न्याय संहिता है, तो भारतीय न्याय संहिता के तहत अभी हाल में जो है एक फैसला सुनाया गया है। बिहार में सजा दिलाने का काम पहला बिहार का जिला किया है सारण। पूरे देश में बिहार का सारण जिला है जहां पहली बार भारतीय न्याय संहिता के तहत जो है सजा दिलाने का पहला मामला वहां पर आया है, ठीक है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हम लोग। अब बात करेंगे भारतीय न्याय संहिता। तो भारतीय न्याय संहिता को शॉर्ट फॉर्म में भारत जो क्या कहेंगे, BNS कहेंगे 2023। और इसका अंग्रेजी अनुवाद नहीं होगा, सेम अंग्रेजी में भी वैसा लिखा जाएगा भारतीय न्याय संहिता। तो यहाँ BN और S हो जाएगा,
इसको आप अच्छे से याद रखिएगा, ये बहुत बारीक चीजें हैं, इसको हमें समझना जरूरी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारतीय दंड संहिता बनाया कब गया था, इसका पहली बार प्रारूप बनाया कब गया था? तो भारतीय दंड संहिता का प्रारूप जो है 1834 में जो है थॉमस बेबींगटन मैकाले की अध्यक्षता वाले प्रथम विधि आयोग द्वारा तैयार किया गया था। अब यहाँ दो चीज याद रखना है कि भारतीय दंड संहिता का जो है प्रारूप किसने बनाया था, तो मैकाले ने बनाया था, और ये वही मैकाले है जिसने अंग्रेजी शिक्षा को लागू किया था और हिस्ट्री में फिल्ट्रेशन थ्योरी दिया था। ठीक है, और ये पहला विधि कौन था, विधि मंत्री भी था, विधि अधिकारी भी था, जब लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है उस समय क्या थे, गवर्नर जनरल थे। दूसरा, अगर आपसे पूछा जाए प्रथम विधि आयोग की स्थापना कब की गई थी, तो 1834 में की गई थी, ये आपको याद रखना है। उसके अध्यक्ष कौन थे, मैकाले। तो इसी ने जो है भारतीय दंड संहिता का प्रारूप तैयार किया था, लेकिन ये लागू कब किया गया था, 1860 में लागू किया गया था। तो यहाँ लिखा भी है यह संहिता जनवरी 1860 में लागू की गई थी। तो बनाया किसने था, मैकाले ने। प्रथम विधि आयोग के जो है अध्यक्ष थे और यह लागू किया गया 1860 में। आज इसका स्थान किसने ले लिया है, तो याद रखना, जो आपका जो भारतीय दंड संहिता है, आईपीसी है, इसका स्थान ले लिया है बीएनएस ने ले लिया है, भारतीय न्याय संहिता ने 2023। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। आईपीसी जो था 1860 में, उसमें 23 अध्याय थे और 500 जो है 11 धाराएं थी। लेकिन जो आपका इसे बीएनएस 2023 में जो है क्या कर दिया गया है, तो इसमें 20 अध्याय हैं और 358 धाराओं में समायोजित किया गया है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो आपका बीएनएस है, भारतीय न्याय संहिता है, उसमें कितनी धाराएं हैं, तो 358 धाराएं हैं। एक क्वेश्चन बन गया, कितने उसमें अध्याय हैं, 20 अध्याय हैं। ठीक है, यहाँ 23 अध्याय थे, यहाँ 511 धाराएं थी। अब वर्तमान में धाराएं कितनी हो गई हैं बीएनएस के तहत, तो 358 धाराएं हो गई हैं और 20 अध्याय हो गए हैं। अपने आप में क्वेश्चन ये भी बनेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ देखिएगा, कुछ विषय हैं जिनमें आईपीसी में धाराएं कुछ और थीं, बीएनएस में धाराएं कुछ और हो गई हैं, तो उन धाराओं को भी हमें यहाँ पर याद रखना है। सबसे पहले अगर बात करें हत्या, तो हत्या के लिए जो है आईपीसी में धारा थी 300, अब यहाँ 101 हो गई है। हत्या के लिए सजा का प्रावधान किसमें है, 302 में, अब यहाँ जो 103 हो गया है। हत्या के लिए आजीवन कारावास सजा 303 में थी, यहाँ पे 104 में हो गया है। बलात्कार जो है रेप, ये 375 में था, अब ये 63 में हो गया है। बलात्कार के लिए सजा 376 में था, अब ये 64 में हो गया है। दहेज हत्या ये जो है 304B में था, अब ये 80 में हो गया है। मानव तस्करी ये धारा 370 में थी, अब ये 143 में हो गया है। चोरी के लिए सजा धारा जो है 379 में थी, अब ये धारा 303(2) में हो गया है। तो जो है आईपीसी की धाराओं को अब बदला गया है किसमें, बीएनएस में। तो कौन कौन धाराएं चेंज हो गई हैं, बहुत महत्वपूर्ण जो धाराएं हैं, इनके बारे में आपसे पूछा जाएगा, इसको भी आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। जो है आपका जो ये नई धाराएं जोड़ी गई हैं, इनमें कुछ जो है याद रखिएगा, जो आपका बीएनएस है उसमें जो भारतीय न्याय संहिता है उसमें कुछ नए प्रावधान जोड़े गए। क्या जोड़ा गया है, उसमें एक नई धारा जोड़ी गई है 48, भारत में अपराध के लिए भारत के बाहर उकसाना। अगर भारत में कोई अपराध कोई कर रहा है और बाहर से उसको गाइड किया जा रहा है, जैसे पाकिस्तान से, किसी दूसरे देश से, तो उसके लिए भी सजा का प्रावधान कर दिया गया। एक धारा और जोड़ी गई 69, छलपूर्ण तरीके आदि का उपयोग करके यौन संबंध बनाना, ये भी एक नई धारा जोड़ दी गई इसमें। ठीक है, इसके अलावा धारा 95 में किसी बच्चे को अपराध करने के लिए काम पर रखना या उसे शामिल करना, ये एक नई धारा जोड़ दी गई। धारा 111 संगठित अपराध और धारा 112 छोटा मोटा संगठित अपराध, ये भी एक नई धारा जोड़ी गई। धारा 113 जोड़ी गई है आतंकवादी कृत्य, अगर आतंकवादी कृत्य कोई करता है तो उसके लिए भी इसमें प्रावधान कर दिया गया है। इसके अलावा धारा 152 भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को जो है खतरे में डालने वाले अगर कोई काम करता है तो उसके लिए है। धारा 226 वैध शक्ति के प्रयोग को मजबूत करने या रोकने के लिए आत्महत्या करने का अगर कोई प्रयास करता है या जो है उसको उकसाता है तो उसके लिए भी ये प्रावधान अलग से जोड़ दिया गया है। ठीक है, धारा 304 जो है छीनना, जो है स्नैचिंग जिसे कहते हैं, इसको भी एक नया जो है सजा का प्रावधान कर दिया गया, एक नई धारा इसमें जोड़ दी गई है। कुछ धाराओं को हटा दिया गया है, जैसे 377 को हटा दिया गया है, अप्राकृतिक यौन अपराध को हटाया गया है, इसको जो है क्या कर दिया गया है, विलोपन मतलब हटा दिया गया है। व्यभिचार और ठग आदि जैसे कुछ जो है चीजें या तो बदल दी गई हैं या तो उनको हटा दिया गया, उनके स्वरूप को बदल दिया गया है। अब बात करते हैं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता।
तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता को शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं, BNSS कहते हैं। तो इसके पहले जो है इसको क्या कहते थे, तो इसको कहते थे दंड प्रक्रिया संहिता, CRPC कहते थे। ये जो है 1973 में बनाया गया था। अब इसका स्थान कौन ले लिया है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता ने ले लिया है। तो शॉर्ट फॉर्म में पहले हम क्या कहते थे, इसे CRPC कहते थे, अब इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या कहेंगे, BNSS कहेंगे। यहाँ अंग्रेजी का ट्रांसलेशन नहीं किया गया है, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जो आपका BNSS है, याद रखना भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है। इसमें जो है याद रखना कितनी धाराएं, ये भी देख लेते हैं और कितना इसमें मतलब भाग हैं, अध्याय कितने हैं। तो BNSS में 531 धाराएं और 39 अध्याय हैं, जबकि CRPC में 484 धाराएं और 37 अध्याय थे। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, हो सकता है CRPC के बारे में अब ना पूछा जाए, लेकिन ये पूछा जा सकता है कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS में कितनी धाराएं हैं। तो याद रखना धाराएं 531 हैं और इनमें कितने अध्याय हैं, 39। इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। इसमें कुछ नए प्रावधान जोड़े गए हैं। वो क्या क्या किया गया है, धारा 86 जोड़ी गई है। इसमें घोषित व्यक्ति की संपत्ति की पहचान और कुर्की करना, ठीक है, ये काम किया गया है। फिर आपका धारा 105 ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रिक्स के माध्यम से तलाशी और जब्ती की रिकॉर्डिंग की जाएगी, ये एक नई धारा जोड़ दी गई है। धारा 107 में संपत्ति की कुर्की, जब्ती और वापसी तीनों बताया गया है। अगर किसी की संपत्ति जब्त की जाती है तो उसको वापस भी करने का प्रावधान कर दिया गया है। इसके अलावा धारा 172 में पुलिस के वैध निर्देशों का पालन करने के लिए बाध्य व्यक्ति होगा, ठीक है। धारा 336 जोड़ी गई है। कुछ मामलों में लोक सेवकों, विशेषज्ञों और पुलिस अधिकारियों का साक्ष्य भी इसमें शामिल किया जाएगा। धारा 356 है जो है आपका घोषित अपराधी की अनुपस्थिति में जांच, परीक्षण या निर्णय कैसे होगा, इस पर कुछ अपने प्रावधान जोड़े गए हैं। इसके अलावा 398 में गवाह संरक्षण योजना है, गवाहों का संरक्षण जरूरी है। धारा जो है 472 में मृत्युदंड के मामले में दया याचिका की जा सकती है। ये नया धारा जोड़ी गई है। मृत्युदंड के मामले में दया याचिका की जा सकती है। वो किस किस में है, तो 472 में है। 530 में जो है इलेक्ट्रिक मोड में परीक्षण और कार्यवाही की जाएगी। अब इलेक्ट्रिक मोड भी इसमें जोड़ दिया गया, टेक्नोलॉजी को इसमें इस कानून में शामिल कर लिया गया। 530 में दिया गया है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। BNSS की कुल विशेषताएं क्या हैं, तो BNSS में अगर FIR की बात करें तो FIR किसी भी पुलिस स्टेशन में दर्ज की जा सकती है, चाहे अपराध का क्षेत्र कुछ भी हो। जैसे अगर मान लो आप कोई व्यक्ति बिहार के पटना में है और दिल्ली में, अगर दिल्ली से वो रिपोर्ट लिखाना चाहता है तो दिल्ली से वो रिपोर्ट अब FIR कर सकता है। पहले वहाँ पटना जाना पड़ता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब इसमें जो है ये व्यवस्था कर दी गई है कि पुलिस स्टेशन में दर्ज की जा सकती है, चाहे अपराध का क्षेत्र कुछ भी हो, कहीं भी अपराध हो, हम कहीं से भी FIR दर्ज करा सकते हैं, ठीक है। इसे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भी दर्ज किया जा सकता है, ठीक है। तो जाके हम पुलिस स्टेशन में भी दर्ज कर सकते हैं FIR, और साथ में हम इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भी FIR दर्ज कर सकते हैं BNSS के तहत। प्रारंभिक जांच 14 दिनों में पूरी होनी चाहिए। FIR में भी कहा गया नए कानून में कि जो प्रारंभिक जांच होगी वो 14 दिन के अंदर पूरी हो जानी चाहिए। बयानों का रिकॉर्ड क्या होगा, बलात्कार पीड़िता का बयान उसके घर पर दर्ज किया जाएगा। ऐसे बयान मोबाइल फोन सहित ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भी दर्ज किए जा सकते हैं। ये कुछ नए इसमें प्रावधान जोड़े गए हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। अब बात करते हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। ये किसका स्थान लिया है, तो पुराना कानून कौन था, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872। आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम कब बनाया गया था, जिसका स्थान भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 ने लिया है, तो 1872 में। इस नए कानून में 170 धाराएं हैं, जबकि पहले भारतीय साक्ष्य अधिनियम में 166 धाराएं थी। तो वर्तमान में याद रखना 2023 का कानून पास हुआ है उसमें 170 धाराएं हैं, ये आपको याद रखना है। किसी भी न्यायालय में या उसके समक्ष सभी जो है न्यायिक कार्यवाही पर लागू होगा। इसमें सैन्य अदालतें भी शामिल होंगी। तो कोई भी अदालत हो या कोई भी सैन्य अदालत हो, हर जगह यह कानून लागू होगा साक्ष्य का। प्रमुख प्रावधान क्या किया गया है इसमें, पहला प्रावधान यह है कि इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रिकॉर्ड के लिए एक नई धारा 61 जोड़ दी गई है। अब अगर किसी का साक्ष्य लेना होगा तो इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रिकॉर्ड भी किया जाएगा, उसके लिए एक नई धारा 61 जोड़ी गई है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 में। दूसरा,
इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रिकॉर्ड को जो है साक्ष्य के रूप में स्वीकार करने की अनुमति देता है, जिससे उन्हें पारंपरिक जो है दस्तावेजी साक्ष्य के बराबर कानूनी वैधता प्राप्त होती है। अगर प्राप्त होती है मतलब यह हुआ कि इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल जो रिकॉर्ड होगा वो भी एक दस्तावेज माना जाएगा, वो भी जो है एक प्रमाणित सबूत माना जाएगा। इसके अलावा तृतीय साक्ष्य इससे निम्नलिखित को शामिल करने के पर विस्तार से मतलब विचार किया गया है। क्या क्या किया गया है? यांत्रिक प्रक्रिया द्वारा मूल रूप से बनाई गई प्रतिलिपियां, दस्तावेजों के समकक्षों से बनाई गई प्रतिलिपियां, इसे देखने वाले गवाह द्वारा प्रदान किए गए दस्तावेज की सामग्री के मौखिक विवरण जो उसमें वहां पर गवाह होंगे। ठीक है। इसके अलावा जो है दस्तावेज की सटीक परिभाषा में इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड भी शामिल होगा। तो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड भी शामिल किया जाएगा अगर दस्तावेज बनाया जाता है। डीएनए साक्ष्य की स्वीकार्यता के लिए विशेष प्रावधान किया गया है, तो डीएनए के साक्ष्य भी इसमें ऐड किए जा सकते हैं। तो ये कुछ जो कानून मैंने बनाया बता दिया है। जो 3 नए कानून बने हैं इनके बारे में मैंने बताया है। यहाँ से जहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं मैंने उसको यहाँ पर मेंशन किया है। इसको बहुत अच्छे से देखिएगा, इसको समझने की बहुत जरूरी है क्योंकि ये कानून से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। ठीक है। और चूंकि बिहार में जो देश का पहला मामला आया है सारण में, जहाँ पर भारतीय न्याय संहिता के तहत सजा दिलाने में देश का पहला जिला बन गया है, तो बिहार बीपीएससी के लिए और इम्पोर्टेंट बन जाता है। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। ये तीनों कानून लागू करने के लिए कुछ प्रावधान किए गए, कुछ मोबाइल ऐप जो है लॉन्च किए गए हैं। तो ये दूसरी न्यूज है, इसी से जुड़ी हुई है। नए आपराधिक कानून के क्रियान्वयन के लिए 4 ऐप लॉन्च किए गए हैं। लॉन्च किसने किया है? तो केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह। तो अमित शाह के पास 2 मंत्रालय हैं, सहकारिता मंत्रालय और गृह मंत्रालय, और ये भारत के पहले सहकारिता मंत्री भी हैं, ये भी याद रखना। इन्होंने क्या किया, 4 अगस्त को 2024 को चंडीगढ़ से, अब एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाएगा कि जो 4 ऐप लॉन्च किए गए हैं अब नए आपराधिक कानून के लिए, वो कहाँ से लॉन्च किए गए हैं? चंडीगढ़ से। देश में 3 नए आपराधिक कानूनों के सुचारू क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए 4 ऐप, कौन कौन से ऐप हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो पहला ऐप है आपका ई साक्ष्य, न्याय सेतु, न्याय श्रुति और ई समन लॉन्च किया गया है। अब ये चारों में है क्या, ये हमें ध्यान देना है। बहुत आसान है। ठीक है। पहला क्या है? पहला ऐप है आपका ई साक्ष्य। ई साक्ष्य ऐप क्या है के तहत सभी गवाहियां, वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी ई एविडेंस सर्वर पर सेव की जाएगी या सभी अदालतों के लिए रियल टाइम आधार पर उपलब्ध होगी। जब कोई सुनवाई होगी तो याद रखना जो रिकॉर्ड होंगे वो रियल टाइम पर वहां पर उपलब्ध हो जाएंगे उस कोर्ट को। किसके माध्यम से? जो गवाहियां होंगी, जैसे जो गवाहियां लोग देते हैं वो वीडियोग्राफी के माध्यम से और फोटोग्राफी के माध्यम से वहां पर रियल टाइम में उपलब्ध करा दी जाएगी। तो ई साक्ष्य उसके लिए काम करता है। अब चूंकि यहाँ उपलब्ध कराया जा रहा है, उपलब्ध करना क्या होता है? साक्ष्य होता है। तो ई साक्ष्य से आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है। दूसरा है आपका ई समन। समन जारी होता है, किसी को समन भेजा जाता है। तो लिखा है ई समन ऐप के तहत अदालतें इलेक्ट्रॉनिक तरीके से पुलिस थानों और संबंधित व्यक्ति को समन भेजेंगी जिसे समन भेजा जाना है। तो पहले समन भेजने के लिए एक लेटर आता था कोर्ट से, पुलिस थाने को जाता था और संबंधित व्यक्ति को भेजा जाता था। अब उसको क्या कर दिया गया है, ई समन मोबाइल ऐप के माध्यम से उसे इलेक्ट्रॉनिक तरीके से पुलिस थाने और व्यक्ति तक भेजा जाएगा। इससे समय बचेगा, इससे जो है आधुनिकता एक तरह का विकास होगा, ऐसे लोगों को सुविधाएं होंगी और ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, बार बार थाना और कचहरी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जो समन जारी होता है कोर्ट से वो ऑनलाइन तरीके से जारी हो जाएगा। किस ऐप के माध्यम से? ई समन ऐप के माध्यम से। ठीक है। ये क्वेश्चन आ सकता है। अगला है आपका न्याय सेतु। ये क्या है? तो डैशबोर्ड पुलिस, मेडिकल, फॉरेंसिक, अभियोजन और जेल अधिकारियों को जोड़ा जाएगा। ठीक है। न्यायालय से न्याय सेतु में क्या रहेगा, जो न्याय सेतु ऐप है उसके माध्यम से पुलिस को डैशबोर्ड के माध्यम से पुलिस को, मेडिकल, फॉरेंसिक टीम को, अभियोजन और जेल अधिकारियों को जोड़ा जाएगा या पुलिस को जांच से जुड़ी सभी जानकारी रियल टाइम आधार पर उपलब्ध कराई जाएगी। सबको जोड़ा जाएगा और जिससे जो पूछना होगा ऑनलाइन तरीके से पूछा जाएगा, किसी को कोर्ट आने की जरूरत नहीं है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चौथा है न्याय श्रुति ऐप। ये क्या है? के तहत अदालतें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गवाहों की सुनवाई कर सकेंगी। अब गवाहों को जो है कोर्ट जाने की जरूरत नहीं है, वो न्याय श्रुति ऐप के तहत जो है क्या कर सकते हैं, वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गवाही दे सकते हैं। अब कोर्ट जाने की जरूरत नहीं है, तो उनके जो खतरा उत्पन्न हो जाता है, कई बार हत्याएं हो जाती हैं, वो सब अब नहीं होगा, उनमें कमी आएगी। ठीक है। तो ये जो बहुत महत्वपूर्ण ऐप हैं इनको आपको याद रखना पड़ेगा। ये एग्जाम के पॉइंट व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है, आप इसको इग्नोर बिल्कुल मत करिएगा। ठीक है।
अब आपसे क्वेश्चन मैंने आपको ऊपर भी बताया था कि 1 जुलाई 2024 को तीनों नए कानून अस्तित्व में आ गए हैं, लागू हो गए हैं। अब भारतीय दंड संहिता 1860 का स्थान भारतीय न्याय संहिता 2023 ने ले लिया है, BNS ने ले लिया है। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 का स्थान भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता ने ले लिया है, BNSS ने ले लिया है 2023 ने। ठीक है, CRPC की धारा जो 1973 बनाई गई थी। और तीसरा, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 का स्थान भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 ने ले लिया है। तो जो ये बहुत महत्वपूर्ण चीजें मैंने बताया है, इसको अच्छे से देखिएगा, बढ़िया से इसको याद कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे तो आप शब्दों के जाल में कंफ्यूज मत होइएगा। किसी का ट्रांसलेशन नहीं किया गया है नए कानूनों का, उसको हूबहू उसी नाम से जाना जाएगा। ठीक है, तो ये जनता की सहूलियत के लिए ऐसा किया गया है, जिससे लोग समझें और इसको आसानी से जो है जान सके इस कानून के बारे में। इसीलिए इसको ट्रांसलेशन अंग्रेजी के तहत नहीं किया गया, जैसे भारतीय न्याय संहिता को हम सीधे सीधे क्या करते हैं, अंग्रेजी में भी भारतीय न्याय संहिता ही नाम दिया जाएगा। ऐसे ही आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताइएगा। आप लोग वीडियो को जो है शेयर कीजिएगा, इसको जो है आपका सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को जो है आप लाइक कीजिएगा। कहीं कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। ओके, थैंक यू।